नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खान। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइन। 15 जून तक केदारनाथ पंजीकरण पर लगी रोक। मुख्यमंत्री धामी ने की मौसम को देखकर यात्रा करने की अपील। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में बैकडोर से नियुक्तियों के बड़े आरोप। शिक्षा मंत्री ने दिए जांच के आदेश। उत्तराखंड में बारिश का एक बार फिर से अलर्ट जारी। झमाझम बारिश के साथ बिजली गिरने के भी हैं आसार। देहरादून होगा अतिक्रमण मुक्त। 23 नदियों के किनारे अतिक्रमण को हटाने के लिए वन विभाग ने तैयार किया प्लान। इस बार चारधाम यात्रा में मौसम की चुनौतियां सामने आ रही हैं। बावजूद इसके श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार उमड़ रही है। खासकर केदारनाथ धाम में ठहरने की संख्या सीमित है, लेकिन इससे कई गुना अधिक तीर्थयात्री यहां पहुंच रहे हैं। इसी कारण नए पंजीकरण पर रोक लगानी पड़ रही है। आपको बता दें, इससे पहले 3 जून तक ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह के पंजीकरण पर रोक लगाई गई थी, जिसको बढ़ाकर अब 15 जून कर दिया गया है। केदारनाथ यात्रा में भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए लाखों की संख्या में लोग पंजीकरण करा रहे हैं। केदारनाथ धाम आकर मंदिर की भव्यता से लोग मंत्र मुक्त हो जाते हैं, लेकिन अब केदारनाथ धाम की भव्यता को और अधिक बढ़ाने के लिए मंदिर परिसर से 300 मीटर आगे 5 टन की भगवान शिव के अति प्रिय ओम चिन्ह को स्थापित किया गया है। आपको बता दें कि सनातन धर्म में ओम का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार हर दिन ओम का उच्चारण करने से या ओम की ध्वनि निकालने से कई प्रकार के रोग और दोष खत्म हो जाते हैं। उत्तराखंड में बुधवार को कई स्थानों पर भारी बारिश हुई। इसे लेकर मौसम विभाग को 2 घंटे तक रेड अलर्ट जारी करना पड़ा। यमुनोत्री मार्ग पर डबरकोट के पास लगातार भूस्खलन होने से हाईवे बाधित हो गया। इससे यात्रा को रोकना पड़ा। इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपील की कि मौसम की जानकारी लेकर ही आगे की यात्रा करें। 2 जून को फिल्म केदार रिलीज हो रही है। आपको बता दें कि हल्द्वानी, पिथौरागढ़ और कोटद्वार के सिनेमाघरों में ये रिलीज होगी। देवभूमि उत्तराखंड के परिवेश पर बनी हिंदी फीचर फिल्म केदार एक साधारण युवा के असाधारण संघर्ष की कहानी है। ये यकीनन ही आपके दिल को छू लेगी। इस कहानी के अभिनेता देवा धामी द्वारा निभाया गया किरदार उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी एक ऐसी पीड़ा को दर्शाया गया है जिसको देखकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। पिछला हमने संस्कृति को लेकर मूवी बनाई। इस बार हमने देखा कि उत्तराखंड में हेल्थ की व्यवस्था बहुत खराब है, तो ये पूरी मूवी हेल्थ को इंट्रोडक्शन कर रही है। क्या हेल्थ की स्थिति हमारे उत्तराखंड में है, किस तरह से डोलीज में उठा के यहाँ तक पहुँचा रही है। तो हम चाहते हैं कि इस मूवी में भी जो हीरो है, एक्टर है मुख्य, वो अपनी पूरी ज़िंदगी में एक बेहतर काम करके अस्पताल खोलना चाहता है बेहतर। तो आपको मिलेगा कि स्थितियाँ क्या है और सरकार क्यों विफल हो रही है। और पिछले मूवी और आने वाले प्रोजेक्ट में भी हम पूरे पहाड़ को इंट्रोडक्शन करेंगे। पहाड़ की मूल समस्याएँ क्या है उनको फोकस करेंगे, ताकि सरकार जागे और लोग इसको देखें। और आप लोगों से भी मेरा प्रयास है, गुजारिश है कि आप लोग भी इस मूवी के लिए सभी को पिक्चर हॉल तक लाएं। वॉकवे में, हल्द्वानी में, कोटद्वार में, उधर पिथौरागढ़ में, अल्मोड़ा में, सभी जगह लॉन्च होगी। केदार फिल्म की जो कहानी है वो एक युवा के संघर्ष की अनमित गाथा मैं कहूँगा। एक युवा पहाड़ में रहकर, और एक सबसे बड़ी बात जो फिल्म बताती है युवाओं को कि सेल्फ इंटेरोगेशन बड़ा ज़रूरी है कि लाइफ में आप अपने आप को पहचाने आप कौन है। तो केदार सिंह नेगी का मेरा जो किरदार है वो गांव में रहता है, उसमें ताकत है उसकी भुजाओं में, बट वो अवेयर नहीं है कि वो बॉक्सर भी बन सकता है। सो वो दिल्ली, मुंबई, यहाँ गुड़गांव पहुंचता है और कैसे हाउ ही रियलाइजेस कि वो बना है किसी और चीज़ के लिए। सो वो एक मामूली गार्ड बनता है। सो युवाओं को एक ऐसी प्रेरणा देगी ये फिल्म। मुझे लगता है कि वो और मेहनत करेंगे और अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। और फिल्म के अगर मैं गीतों की बात करूं तो बहुत ही खूबसूरत संगीत सत्येंद्र परंडिया जी का और हीरा सिंह राणा जी की आखिरी कृति इस फिल्म में है। और हमारे फिल्म के प्रोड्यूसर सुरेश पांडे जी का मैं वाकई शुक्रिया अदा करूंगा। बहुत अच्छी खूबसूरत फिल्म आप लोगों तक पहुंच रही है। पहाड़ को इस तरीके से आज तक बिल्कुल नहीं दिखाया गया। फिल्म की शूटिंग चंपावत, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, कौसानी और गुड़गांव, दिल्ली, कई जगहों पे हुई है। 7 ताल भीमताल। देवा धामी मेरा नाम है और ये फिल्म मैं कहता हूँ आपके अस्तित्व, आपके वजूद की कहानी है।
इंस्टीट्यूशन चाहे एक्टिंग का हो, डांसिंग का हो, स्पोर्ट्स का हो, किसी भी चीज़ का हो, होना बहुत ज़रूरी है अपने प्रदेश में। एक तो हमारा उससे डेवलपमेंट होगा, बाहर के लोग हमारे इंस्टीट्यूशन में पढ़ने आएंगे, हमारे तो लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, बाहर के भी लोग आएंगे। यहाँ का वातावरण ही ऐसा है कि वो आपको अच्छा एक पॉजिटिविटी देते हैं। चाहे आप इसकी IMA की बात यहाँ जो देहरादून में है, मिलिट्री एकेडमीज की बात करें या लबासना की बात करें, तो ये दोनों चीज़ें हमारे उत्तराखंड में सरकार ने इसलिए बनाई क्योंकि वातावरण बहुत अच्छा है पढ़ने के लिए और अच्छी पॉजिटिविटी के साथ आप इसको अच्छी चीज़ें पढ़ सकते हैं, कनेक्टिविटी अच्छी है। लेकिन सरकार को मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगी कि जैसे ये एक्टिंग इंस्टीट्यूट है या डांसिंग इंस्टीट्यूट है, उसको भी बढ़ावा देना चाहिए। अब खबर बागेश्वर से है, जहां जोहार सामाजिक और सांस्कृतिक समिति बागेश्वर और भोटिया जनजाति के अन्य व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रपति भवन दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की गई। वहीं जोहार और भोटिया जनजाति द्वारा अपनी समस्याओं को उनसे साझा किया गया। भोटिया जनजाति के लोग अपनी पारंपरिक वेशभूषा में राष्ट्रपति भवन पहुंचे। इसमें बागेश्वर से अध्यक्ष पूजा जंग पांगी, गंगा सिंह पांगती, गीता मुर्तुलिया, कलावती टोलिया डीडी हाट पिथौरागढ़ से और बसंती टोलिया नैनीताल ने राष्ट्रपति से मुलाकात कर अपनी समस्याओं को साझा किया। देहरादून के SSP दिलीप सिंह कुंवर अपनी शानदार कार्यशैली की वजह से हमेशा ही चर्चाओं में बने रहते हैं। जब एक बुजुर्ग महिला उनके पास मदद मांगने पहुंची तो उन्होंने न सिर्फ उसकी मदद की बल्कि भारी बारिश में अपनी गाड़ी से महिला को घर भी पहुंचाया। जब महिला SSP के पांव छूने लगी तो महिला को रोकते हुए SSP ने उन्हें अपनी मां जैसा बताते हुए गले से लगा लिया। आपको बता दें कि SSP दिलीप सिंह कुंवर का जहां गलत करने वालों के खिलाफ सख्त रवैया देखा जाता है, वहीं समय समय पर उनके द्वारा लोगों की मदद के किस्से भी चर्चा का विषय बने रहते हैं। उत्तराखंड में स्मैक का नशा धीरे धीरे नासूर बनता जा रहा है। आज स्मैक पहाड़ी इलाकों तक पहुंच गई है। सूत्र बताते हैं कि उत्तरकाशी शहर, बागेश्वर, गरुड़, चमोली, गौचर इस वक्त कई युवा तेजी से स्मैक की चपेट में आ रहे हैं। वहीं देहरादून स्मैकियों का एक बड़ा अड्डा बनता जा रहा है। पढ़ाई के नाम पर यहाँ रह रहे युवाओं में ये नशा तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसमें लड़कियां भी पीछे नहीं है। देहरादून में आए दिन पुलिस स्मैक तस्करों को पकड़ रही है, लेकिन बावजूद इसके ड्रग पेडलर बाज नहीं आते। देहरादून के विकास नगर में डाक पत्थर चौकी प्रभारी अर्जुन गुसाई की टीम ने 24 साल के स्मैक तस्कर असलम को धर दबोचा है। पहले भी ये स्मैक में पकड़ा जा चुका है, बावजूद इसके लगातार तस्करी में संलिप्त है। अब खबर मसूरी से है, जहां पहाड़ों की रानी मसूरी में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मसूरी केम्प्टी फॉल का भी जलस्तर बढ़ने के कारण पुलिस प्रशासन द्वारा केम्प्टी फॉल पर जाने से पर्यटकों को रोक दिया गया है और फॉल के आसपास के रहने वाले लोगों को भी हटा लिया गया है। वहीं मसूरी केम्प्टी मार्ग पर भारी बारिश के बाद सड़क पर पानी के साथ मलबा भी आ गया, जिससे मार्ग बाधित हो गया, जिससे यमुनोत्री और केम्प्टी जाने वाले लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। राष्ट्रीय राजमार्ग और केम्प्टी पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर सड़क में आए मलबे को हटाकर यातायात को सुचारू किया गया। खबर चमोली जिले के पोखरी विकासखंड के सूगी गांव से है, जहां गुलदार का बड़ा आतंक देखने को मिला है। गुलदार ने यहां ऐसा कहर बरपाया कि ग्रामीणों ने जब घटना को देखा तो दहशत में आ गए। दरअसल यहां बकरी पालन से अपना स्वरोजगार कर रहे युवा हरेंद्र लाल की 36 बकरियों को गुलदार ने मार डाला है। आपको बता दें कि क्षेत्र में गुलदार के आतंक से ग्रामीण दहशत में आ गए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता लक्ष्मण खत्री ने कहा कि वन विभाग को अतिशीघ्र हरिलाल को बकरियों का मुआवजा देना चाहिए, वहीं गुलदार को पकड़कर अन्य सुरक्षित जगह पर छोड़ देना चाहिए। आपको बता दें कि गुलदार के इस आतंक से जहां एक झटके में हरिलाल का स्वरोजगार का साधन छिन गया, वहीं ग्रामीण इलाके में खासी दहशत भी पैदा हो गई है। अब खबर लक्सर से है, जहां लक्सर में भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा शिव चौक से वाया फ्लाई ओवर ब्रिज उप जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय तक डीजे के साथ रैली निकाली गई। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर लक्सर क्षेत्र से टांडा, भागमल और पुरकाजी रोड पर हुए सड़क हादसों के दौरान कई मौतों के बाद सीएम राहत कोष से उन्हें आर्थिक सहायता की मांग की गई। इसके अलावा किसानों के लिए एमएसपी गारंटी कानून और क्षेत्र में आवारा पशुओं का संरक्षण और इसके अलावा किसानों को मुफ्त बिजली और अवैध प्लाटिंग पर रोकथाम स्थापित करने की मांग भी उठाई गई। वहीं अपनी मांगों में किसान यूनियन ने बीते दिनों आंधी तूफान से बर्बाद हुए किसानों को मुआवजा देने की बात भी कही। हमारा संगठन जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ है और आजकल जो है इतना भ्रष्टाचार हो गया जिसका कोई हिसाब नहीं है। अभी खनन माफियाओं का बुरा हाल है यहाँ पे और अभी कई मौत हो चुकी है, लेकिन सरकार के कान पे जो है जू नहीं रहे मेरी। और हम बिजली की, पानी की, ये आवारा जो पशु है उनके लिए और बहुत सारी समस्याएं किसानों की जो भी हैं उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। हरिद्वार जिले की है, हमने समस्त जिले के लिए है। जो अभी पिछले कुछ दिन पर बहुत ज्यादा तेज हवा चली है, उसमें किसानों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। उसकी भरपाई के लिए भी हम किसानों के लिए आवाज उठा रहे हैं आज, और समस्त क्षेत्रवासियों के लिए ही हम पूरी मांग कर रहे हैं। अपने किसानों के, हर जगह के किसानों के लिए मांग कर रहे हैं अपनी।
अब खबर हरिद्वार जिले के खानपुर से है, जहां खानपुर क्षेत्र में लंडौरा के रहने वाले समाज सेवी चौधरी ऋषिपाल सिंह की ओर से राहगीरों को मीठा शरबत पिलाया गया। लंडौरा बस अड्डे के पास समाज सेवी चौधरी ऋषिपाल सिंह की ओर से राहगीरों के लिए रुआवजा का मीठा शरबत पिलाया गया। इस दौरान सैकड़ों लोगों को चप्पल और लगभग 150 लोगों को हाथ के पंखे वितरित किए गए। साथ ही 100 किलो फल भी वितरित किया गया। दुकानदार हसीन हैदर, राकेश कुमार, पवन नायक आदि का कहना है कि चौधरी ऋषिपाल सिंह धार्मिक व्यक्ति हैं और कांवड़ यात्रा हो या गंगा स्नान या कोई भी धार्मिक कार्यक्रम या गरीबों की मदद, वो हमेशा आगे रहते हैं। अब खबर लक्सर से है, जहां भारतीय किसान यूनियन से तोमर गुट किसान संगठन द्वारा कई पदाधिकारियों के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन दिया गया। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन तोमर गुट के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष चौधरी परविंदर सिंह ने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों पर आरोप लगाया कि उनके द्वारा किसानों से बिजली कनेक्शन और अन्य संबंधित कार्यों को कराए जाने को लेकर अवैध रूप से धन की उगाही को अंजाम दिया जा रहा है, जिसके खिलाफ क्षेत्र के हजारों किसानों में लगातार ऊर्जा विभाग के विरुद्ध रोष व्याप्त चल रहा है। वहीं किसान संगठन के प्रवक्ता रिजवान अली के मुताबिक किसानों को जल्द इसमें सुधार नहीं किए जाने के बाद जल्द ही उग्र आंदोलन किया जाएगा। मौसम देखेगा कि किसानों को सबसे ज्यादा सिंचाई के लिए पानी की जरूरत है और किसानों के पास ना तो बिजली है, ना यदि वो नए कनेक्शन कराएं तो ना उनके पास ट्रांसफार्मर है। विभाग कहता है कि हमारे पास सामान नहीं है, जबकि जैसा भी अध्यक्ष जी ने बताया कि जो लोग यहाँ पे रिश्वत देते हैं या जिन लोगों की अच्छी खासी सेटिंग है उनको सामान मुहैया करा दिया जाता है। यदि संबंधित अधिकारियों से बात की जाती है तो वो फोन उठाने के लिए तैयार नहीं है। किसान जाएगा कहाँ? यदि इस समय भी फसलों को पानी नहीं मिला तो आने वाले टाइम में किसान पानी का करेगा क्या बरसात में? तो यदि मैं चाहता हूं और मैं विभाग को बता देना भी चाहता हूं, इससे विभाग सिर्फ चेतावनी नहीं, नसीहत नहीं, हमारी जो है ना मजबूती समझिएगा। और मैं बता दे रहा हूं ये बात, यदि हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो भारतीय किसान यूनियन तोमर इस बिजली घर को तालाबंदी करने का काम करेगा। खबर सितारगंज से है, जहां सितारगंज विधानसभा क्षेत्र के बरा गांव में NH 74 पर उपखनिज से बरा किच्चा की ओर और सितारगंज की ओर आ रहा डंपर अनियंत्रित होकर NH के किनारे खड़ी अल्टो कार के साथ पलट गया। साथ ही एक मोटरसाइकिल को भी इसने अपनी चपेट में ले लिया। साथ ही डंपर की चपेट में आने से एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं पुलिस फोर्स ने मौके पर पहुंचकर डंपर और उपखनिज से खाली कराकर अल्टो कार और डंपर के नीचे दबे व्यक्ति को निकाला। साथ ही घायल व्यक्ति को इलाज के लिए हायर सेंटर भेज दिया। आपको बता दें कि लगातार सड़क पर चल रहे खनन के वाहनों से लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। पे नैनीताल बैंक के सामने एक डंपर रेते का जा रहा था जो अचानक पलट गया, जिसके नीचे दबने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और एक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बाबा जी उनको अस्पताल भिजवा दिया 108 से। और ये 3 कारणों की जांच की जा रही है कि क्यों डंपर पलटा। इनके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाए। खबर मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र खटीमा से है, जहां एक हफ्ते पहले ही नए अधिशासी अधिकारी दीपक शुक्ला द्वारा नगर पालिका की कमान संभाली गई। कमान संभालते ही नगर पालिका में बवाल शुरू हो गया। आपको बता दें कि अधिशासी अधिकारी और कुछ लोगों की मिलीभगत से नगर पालिका का पानी, ई रिक्शा, टुक जिसमें बैटरी अभी नई और कूड़ा ढोने वाला टुक पुराना रखा हुआ सामान बिना नीलामी करे कबाड़ी की दुकान तक पहुंच गया। जब यह वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने लगा तो आनंद फानंद में अधिशासी अधिकारी दीपक शुक्ला वहां पहुंचे और उनके द्वारा पुलिस को भी बुलाया गया। पुलिस द्वारा जिस गाड़ी में माल ले जाया गया था उस गाड़ी को लाकर कोतवाली में खड़ा कर दिया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। सभासद द्वारा मुझे सूचना दी गई कि कुछ लोगों द्वारा नगर पालिका का जो कबाड़ है वो प्रयास हॉस्पिटल के बगल वाली गली में बेचा जा रहा है। जब मैंने वहाँ का स्थलीय निरीक्षण अपने सभासदों द्वारा किया तो मामले को सही पाया, जिस पर मेरे द्वारा कोतवाली खटीमा में सूचना दी गई। कोतवाली से सक्षम अधिकारी द्वारा मौका निरीक्षण किया गया और क्या कहते हैं सामान की बरामदगी वहाँ की गई है, जब्त करने की कार्रवाई की गई है। ये लोगों की अभी जानकारी नहीं हो पाई है। अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी गई है। तो ये जांच का विषय, ये सक्षम अधिकारी अपने स्तर से जांच कर इस पर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। यदि वो दोषी होंगे तो उन पर कार्रवाई होगी और ये अभी जांच का विषय जिसे पुलिस विभाग द्वारा जांच करके ये आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये KG इंटरप्राइजेज फर्म है, मेरी माता जी की है, उनके नाम पे ठेका हुआ था और नगर पालिका ने मुझे वर्क ऑर्डर दिया था कि आप 3 दिन के अंदर आप इस माल को उठाइए और जैसी अवस्था में वैसे उठाइए। पुराने ईओ थे गुरमीत सिंह जी, उन्होंने मुझे कार्यादेश दिया था। उनका कार्यादेश इत्तेफाक से उनका ट्रांसफ़र हो गया और उसके बाद नए प्रभारी ईओ बन गए दीपक शुक्ला जी। तो उन्होंने मेरे से बोला कि 1-2 दिन में मैं चार्ज ले लूँगा, तब आप उठाना का। तो मैंने कल सुबह से मैं उठाना स्टार्ट किया। मैंने तो कल सुबह से मैं उठाते रहा उसको। नहीं, माल रात को नहीं उठाया गया। माल जो है कल सुबह से उठ रहा था, जो कि लगातार उठ रहा था और ऑफिस के कर्मचारी जो थे वो भी हमारे साथ थे दिन में, तो वो कंटिन्यू चलता जा रहा था क्योंकि हमारे पास समय था कम। तो हमने सुबह से शाम तक कंटिन्यू उठाने का काम किया।
नए अधिशासी अधिकारी द्वारा मुझसे जो है रंगदारी मांगी जा रही है, जिस वजह से मेरे को दबाव बना के मेरे को नोटिस दिया जा रहा है। थाने में मेरे खिलाफ FIR की है। पहाड़ टीवी की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। आपको बता दें कि पौड़ी जिले के नयार नदी से हमने आपको एक बड़ी खबर दिखाई थी, जिसमें लगातार अवैध खनन किया जा रहा था। मशीनों से अवैध खनन कर रहे JCB और एक ट्रक को प्रशासन ने सीज कर दिया है। आपको बता दें कि पहाड़ टीवी ने नयार नदी में मशीनों से हो रहे खनन की खबर को बड़ी प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया था। खबर प्रकाशित होने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान के दिशा निर्देशों के बाद नयार नदी में विभिन्न स्थानों पर स्थानीय तहसील प्रशासन द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि पहाड़ टीवी सामाजिक हितों के मुद्दों को लगातार उठाता रहा है। देहरादून से एक बड़ी खबर आपको बता दें कि यहां पुलिस ने जमीन के एक ऐसे सौदागर को दबोचा है जो पुलिस को भी लगातार चकमा देता था, और जब भी पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए जाती तो वो घर की अलमारी में छुप जाता था। पुलिस ने जब आसपास लगे CCTV कैमरे खंगाले तो इसकी करतूत का पता चला। दरअसल थाना डोईवाला में 2022 नवंबर में देवेश्वरी देवी, जो कि नवादा डिफेंस कॉलोनी की रहने वाली है, उन्होंने बताया कि राकेश नेगी, जो कि डोईवाला के माधोवाला का रहने वाला है, उसने और उसकी पत्नी ने धोखाधड़ी से एक जमीन 25 लाख में दे दी और रजिस्ट्री करने में आनाकानी करने लगा। पुलिस ने अब सातिर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। खबर लक्सर से है, जहां तहसील क्षेत्र के मुरादाबाद रेलखंड पर स्थित रायसी रेलवे स्टेशन पर गिद्दावली गांव निवासी ग्रामीण का एक शव बरामद किया गया। दरअसल राज्य रेलवे पुलिस को रायसी रेलवे स्टेशन पर एक अज्ञात शव पड़े होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद रेलवे विभाग और राजकीय रेलवे पुलिस समेत रायसी चौकी पुलिस संयुक्त रूप से वहां पर पहुंचे और शव की शिनाख्त के प्रयास शुरू किए गए, मगर काफी देर मशक्कत के बाद मृतक की पहचान नहीं हो पाई। इस दौरान राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा अपने स्तर से जानकारी जुटाई गई। इसके बाद मृतक की पहचान गिद्दावली निवासी राकेश शर्मा के रूप में हुई है, जो कल शाम से घर से गायब चल रहा था। मृतक के परिजनों ने बताया कि राकेश शर्मा अधिक शराब का आदती था। इसके बाद पुलिस द्वारा मृतक की मृत्यु का कारण अत्यधिक शराब का सेवन और अज्ञात वजह का अनुमान लगाया जा रहा है। फिलहाल सबको अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। खबर मसूरी से है, जहां शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया, जिससे स्थानीय लोगों ने मसूरी पुलिस को अज्ञात शव की सूचना दी। मसूरी पुलिस SI प्रमोद कुमार के नेतृत्व में मौके पर पहुंच और अज्ञात शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। स्थानीय लोगों ने बताया कि सुबह के समय क्षेत्र में पेयजल की समस्या को लेकर लाइनमैन द्वारा पानी की लाइनों को चेक किया जा रहा था। लाइन को देखने के लिए जब लाइनमैन जंगल की तरफ गया तो वहां पर एक अज्ञात शव पड़ा हुआ मिला, जिसको देखकर उसके होश उड़ गए। उसके तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने शव के बारे में जानकारी दी। स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घटना की सूचना पुलिस को दी। मसूरी पुलिस द्वारा शव को कब्जे में ले लिया गया। वहीं आसपास के क्षेत्र में युवक की पहचान की कोशिश की जा रही है। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां जिले की केदार घाटी के रामपुर क्षेत्र में एक युवक की मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि वह घोड़े खच्चर संचालन का काम करता था और इसी घोड़े खच्चर विवाद को लेकर उसका अपने साथी के साथ झगड़ा हो गया था। हालांकि अब पुलिस ने युवक के शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं युवक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस से जांच की मांग की है। अब खबर उधम सिंह नगर के गदरपुर से है, जहां डोंगपुरी गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गैस सिलेंडर बदलते समय एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घर में रखा पूरा सामान भी जलकर राख हो गया। इस दौरान पीड़ित राजपाल ने बताया कि सुबह अपने घर के बरामदे में गैस सिलेंडर बदलते हुए जैसे ही ढक्कन खोला तो आसपास उनकी भाभी दूसरे चूल्हे पर खाना बना रही थी, जो उससे कुछ ही मीटर की दूरी पर था। गैस ने अचानक विकराल रूप ले लिया। उन्होंने गैस सिलेंडर को तुरंत बाहर निकाला और इस दौरान 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें राजपाल और उनकी पत्नी को आग ने ज्यादा लपेटे में ले लिया। वहीं घटना की जानकारी तहसील प्रशासन और गैस एजेंसी के मैनेजर को दे दी गई है। उसके बाद घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। लगी है कितने बजे और किस चीज़ से लगी थी? ये सर परसों हमने सिलेंडर मंगाया था एजेंसी से, किताब वाला, मोदी वाला। अच्छा। तो वो खाना बनाने के टाइम ना आज वो परसों बच्चों से लगा नहीं, मैंने उसका जैसे ढक्कन खोला वैसे ही पता नहीं क्या हिसाब है, गैस अपने आप ही ऊपर कुछ सुई कितना फुर्र पूरे घर में आग से। तो आग कैसे लगी? गैस ढक्कन खोलने से? ये दूसरा कोई चूल्हा जल रहा था? ढक्कन ही खोला, दूसरा कोई चूल्हा जल रहा था उससे लगी या अपने आप ही लग गई? नहीं, बराबर में रोटी बन रही थी, दूसरे सिलेंडर से आग पकड़ ली। कितने लोग आग से झुलस गए? 7 लोग। तो क्या क्या नाम है? नाम राजपाल और क्या कहें, नीरज और रिंका, रोहित और जसवीर। अच्छा। और हमारी भाभी। अच्छा। और छोटा वाला मेरा भैया कोमल। अच्छा। और मैं। अच्छा, तो तहसील को आपने सूचना दी, पटवारी को या प्रशासन को? पुलिस हम वहीं गए थे एजेंसी, तो उन्होंने कही ना क्या अपना सिलेंडर यहीं जमा करो, वो घर से फोटो खींच के ले गए, तब हमने आपको बुलाया। अब खबर देहरादून के डोईवाला से है, जहां डोईवाला क्षेत्र में बाहरी प्रदेश के संदिग्ध लोगों के द्वारा आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के साथ ही क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहे लव जिहाद और लैंड जिहाद के साथ धर्म परिवर्तन के बढ़ते मामलों को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने तमाम हिंदूवादी संगठनों के साथ मिलकर डोईवाला तहसील और पुलिस प्रशासन को ज्ञापन देकर इन मामलों पर ठोस कार्रवाई करने की मांग की है। तहसील और पुलिस प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए हिंदूवादी संगठनों के नेताओं ने कहा कि आजकल जिस तरह के समुदाय विशेष के द्वारा संदिग्ध गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है, उससे क्षेत्र का माहौल खराब हो चुका है। शासन प्रशासन से इन मामलों की सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए हिंदूवादी
नेताओं ने कहा कि दिल्ली उत्तरकाशी के बाद डोईवाला में जिस तरह से लव जिहाद के मामले सामने आए हैं उसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। माननीय एसडीएम साहब को दिया कि क्षेत्र में लगातार हो रही आपराधिक गतिविधियों के बारे में। दूसरा, यहाँ पे लैंड जिहाद, लव जिहाद और सरकारी भूमि में कब्जा चल रहे हैं। इसके लिए हमने माननीय एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि शीघ्र इस पर कार्रवाई की जाएगी। यही काम हमने डोईवाला कोतवाल साहब को कहा है कि क्षेत्र में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाया जाए एवं इनका सत्यापन किया जाए। और क्षेत्र में लगातार ठेली वाले जो हैं इनका सत्यापन जो है तरीके से नहीं हो रहा है, इसके लिए कहा है। परिषद बजरंग दल के नेतृत्व में डोईवाला तहसील में और साथ में आपके थाने में ज्ञापन दिया गया, जिसमें हमारे मुख्य मुद्दे रहे कि जो लगातार बानीवाला डोईवाला क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण हो रहा है, इसको जल्दी से जल्दी हटाया जाए। अभी 1 घंटे पहले की न्यूज़ है कि रेडी के माध्यम से कुछ व्यक्ति आते हैं और एक घर की निगरानी करते हैं और बाद में उस घर पे चोरी करते हैं। तो हमने मांग रखी है कि इस अवैध अतिक्रमण को तुरंत के तुरंत हटाया जाए। और दूसरी मांग हमने ये की है कि जैसे यहाँ पे पट्टे की ज़मीन पे कई लोगों ने भूमि कब्जा रखी है, तो इनको जल बिजली कहाँ से मिल रही है। तो ये मुख्य हमारे मुद्दे जो यहाँ पे थे हमने रखे। अब खबर मुंशियारी से है, जहां विकासखंड मुंशियारी के बंगापानी तहसील में ग्राम मवानी दवानी निवासी दीप प्रकाश कुछ दिन पहले रुद्रपुर में सड़क हादसे का शिकार हो गया था, जिस कारण उसके सिर में गंभीर चोट लगी थी, जिनका उपचार रुद्रपुर के द मेडिसिन नामक प्राइवेट हॉस्पिटल में चल रहा है, जिसके इलाज में करीब 10 लाख से 15 लाख रुपए तक का खर्चा लग रहा है। लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण घायल दीप प्रकाश के इलाज में बहुत परेशानी आ रही है, जिसमें घायल दीप प्रकाश के माता पिता ने लोगों से मदद की गुहार लगाई है। घायल के पिता हरमल राम ने अपना गूगल पे नंबर साझा करते हुए लोगों से मदद की अपील की है। उन्होंने 8057665020 और अकाउंट नंबर 325544998647 पर मदद की गुहार लगाई है। खबर चंपावत जिले के बनबसा से है, जहां यूपी सिंचाई विभाग ने बनबसा स्थित शारदा बैराज के पास बैलबंद गोट वासियों को 1 सप्ताह में भूमि खाली करने का नोटिस जारी किया है। विभाग ने 68 परिवारों को नोटिस दिए हैं। यूपी सिंचाई विभाग की ओर से शारदा बैराज के पास वर्षों से रह रहे करीब 68 परिवारों को 1 सप्ताह में भूमि खाली करने के दिए गए नोटिस के बाद सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों में खलबली मची हुई है। वहीं बैलबंद गोट वासियों का तर्क है कि उनके पूर्वज शारदा बैराज निर्माण के समय 1918 के आसपास यहाँ मजदूरी करने के लिए आए थे। तब से उनकी अगली पीढ़ियां यहाँ लगातार निवास करती आ रही हैं। उनका कहना है कि अंग्रेजों ने उन्हें यहाँ बसाया था और बरसात और बाढ़ के समय बैराज के फाटक खोलने और अन्य मजदूरी कर बैराज प्रशासन का सहयोग करते हुए वो आ रहे हैं। लेकिन सरकारी नोटिस मिलने के बाद उन्हें बेघर होने का खतरा सताने लगा है। बेलबंद गोट वासियों की सरकार से मांग है कि उन्हें भूमि का मालिकाना हक भले ही न मिले, लेकिन उन्हें पूर्व की भांति रहने दिया जाए। उनकी 3 पीढ़ियां यहाँ लगातार रहती आ रही हैं। अब वो जाएं तो जाएं कहां जाएं, इस पर एक बड़ा सवाल बना हुआ है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से न्याय की गुहार लगाई है। मजदूरी द्वारा बुलाया गया था, बोले आप हैं झोपड़ पट्टी डाल के वो लोग यहाँ पर रहे थे। ठीक, अब उन्हें छोटे छोटे उनके बच्चे हैं, नाती नतकर हैं, हमारी पीढ़ी से पीढ़ियाँ गुजर गई। अब हम कहाँ को जाएंगे? हमारे बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं, उनका भविष्य सारा बेकार हो जाएगा। कहाँ जाए? हमारे ऊपर तो छत भी नहीं है, कहीं ताश पासन भी नहीं कि जाके कहीं ठिकाना कर लेंगे अपना। कहाँ को जाएंगे? हमारी तो धामी जी से यही है कि हमें यहीं रहने दें। और जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं वो कहाँ को जाएंगी? क्या रोड पे रहेंगी? क्या होगा उनका? हमें कुछ तो आश्वासन दें कि हाँ, कुछ तो हमें दिलासा दें कि हम क्या करें। आए थे वो यहाँ पे, उन्होंने कहा, आश्वासन दिया कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कोई कुछ कहता है कि आज चले जाएंगे, कल चले जाएंगे। अब तो पब्लिक है, क्या पता इनके दिल में क्या आ रही है। हमें तो भैया हमारी बस्ती खाना भी नहीं खा रही है ढंग से कि कल आने वाले कल दिन में क्या होगा। सर ऐसा है कि सन 1922-23 के दशक से किसी की तीसरी पीढ़ी है, किसी की चौथी पीढ़ी है। जैसे कि मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं 76 में इस बेलबंद गोट में बैठा था और सरकार ने हमको बिजली, पानी, जितनी भी व्यवस्थाएं थीं सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं। राशन कार्ड है, परिवार की नकल है, आईडी है, या जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं सरकार के द्वारा व्यवस्थापित किया गया है। और कुछ कागजात हमारे पास उत्तर प्रदेश के हैं, जैसे कि कुछ घर हमारे बहुत पहले से बैठे थे तो वहाँ कैनाल विभाग के बिजली के बिल भी उनके पास उपलब्ध हैं, जो कि कैनाल के द्वारा जारी किए गए हैं। और बाकी जितनी सुविधाएं थी सब सरकार के द्वारा हमको सरकार से ही मिली हैं। अब हम आगे क्या कहें? आपसे चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं क्योंकि ये विधानसभा क्षेत्र माननीय मुख्यमंत्री जी का है। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी महोदय से मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि हमारी ये गरीब जनता जो इस समय अपने बच्चों को लेकर के रोड के समान खड़ी हुई है रोड पर, जिसके लिए कोई विकल्प नहीं है, उनसे मैं ये निवेदन करता हूँ कि इनको कहीं भी आशियाना दिया जाए, इनको सर छुपाने की जगह दी जाए,
व्यवस्थित किया जाए, यही हमारी प्रार्थना है। 1971 में नगीना साहब के द्वारा हमारे बेलबंद गोट में बिजली पानी की सुविधा दी गई थी और उस समय हमारे संज्ञान में एक त्रिपाठी साहब एसडीओ थे। उनके बाद बाकी जो कुछ बचा था उनके साथ उनके जाने के बाद उन्होंने पूरी की हम लोगों की। हमको बैठने की पूरी सुविधा कैनाल विभाग के द्वारा दी गई। हम कभी अगर हमारे बच्चे बीमार हो जाते थे कि यहाँ जनसंख्या कम थी, जनसंख्या कम होने के बाद इतना बड़ा अभाव था कि साधन भी नहीं होता था, तो हम कैनाल विभाग के सरकारी वाहन से अपने उनके द्वारा ही हम अस्पताल में जाते थे, पहुँचते थे, सारी सुविधाएं हमको दी जाती थी सर। अब तो पॉपुलेशन बढ़ चुका है, सरकार की सारी सुविधाएं हर जगह उपलब्ध हैं, तो बस यहीं पर मैं विराम देता हूँ। अपना नाम? शुभ नाम रामजी पांडे। उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देशों के अनुसार हम लोग एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चला रहे हैं और इसके तहत सभी को हम लोग नोटिस दे रहे हैं। नोटिस के बाद हम लोग अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करेंगे। उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देशों के अनुसार आगे की कार्रवाई किया जाएगा। उच्च अधिकारियों की वार्ता हो रही है आपस में, दोनों राज्यों के उच्च अधिकारियों का। जैसा भी निर्णय लिया जाएगा उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे। दरअसल जो वीडियो आपको पहाड़ टीवी की स्क्रीन के ऊपर दिखाई पड़ रही है, ये वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर पूरी तरह से वायरल है। हर एक मोबाइल पर ये वीडियो देखने को मिल रहा है। हर कोई ये देखकर हैरान है कि आखिर क्यों इस शख्स को जूतों से बनी माला जबरदस्ती पहनाकर लोग पीट रहे हैं और गाली गलौज कर रहे हैं। ऐसी कौन सी वजह है कि इंसानियत और कानून नाम को ये लोग पूरी तरह से भुलाकर तालिबानी सजा देने पर उतारू हैं। इन सब सवालों के जवाब खोजने के लिए जब हमारी टीम ने पड़ताल शुरू की तो मालूम हुआ कि वीडियो में पिट रहा शख्स बहादुराबाद थाना क्षेत्र के मगरूमपुर गाँव का बताया जा रहा है, जो अपनी साली की बेटी जो मुजफ्फरनगर के भंसेड़ी गांव की है, उसका रिश्ता उसने करवाया था, जिसके बाद किसी बात पर बात नहीं बनी और बात बिगड़ गई, जिसके लिए रिश्ता करवा रहा था। उन्होंने ये खतरनाक सजा उसे दे डाली। फिलहाल मुजफ्फरनगर पुलिस ने इस वायरल वीडियो के आधार पर जांच शुरू कर दी है। पर्यटकों की पहली पसंद और हिल एरिया चक्राता को टाउनशिप बनाए जाने की घोषणा के बाद इसका प्रस्ताव भी कैबिनेट में पास हो चुका है। इस महायोजना का मास्टर प्लान तैयार करने के लिए 2 करोड़ रुपए स्वीकृत हो गए हैं। जल्द ही चक्राता टाउनशिप में अपनी खूबसूरती देखने को मिलेगी। धामी कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद नवीन चक्राता टाउनशिप को बसाए जाने का रास्ता साफ हो गया है। चक्राता से बीजेपी नेता रामशरण नौटियाल ने मुख्यमंत्री का आभार इस पर जताया है। उन्होंने बताया कि कई सालों से चक्राता को टाउनशिप दिलाए जाने की मांग को लेकर वो प्रयासरत थे और आखिरकार मुख्यमंत्री धामी ने अपनी घोषणा पर मुहर लगाते हुए चक्राता की जनता को बड़ी सौगात दी है। रामशरण नौटियाल ने बताया कि मसूरी से बेहतर चक्राता टाउनशिप का एरिया होगा और ये मसूरी की सीमा से लेकर लखवाड़ यमुना पुल तक और क्षेत्र की टाउनशिप में शामिल किया जाएगा। इस बहुप्रतीक्षित टाउनशिप का निर्माण मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण करेगा। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामशरण नौटियाल ने 6 नवंबर 1997 में नवीन चक्राता का शिलान्यास करवाया था। उनके ही प्रयासों से 26 नवंबर 2021 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने पूर्व कार्यकाल में मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान नवीन चक्राता टाउनशिप को बसाए जाने की घोषणा की थी। आपको बता दें कि पुरोड़ी, रामताल गार्डन, बिरमो, कांडी, सजियाना, माकटी पोखरी, चौरानी डांडा, बोराट खाई, सिखाई डांडा, चौरी डांडा, पंचोई डांडा, वाईधार, गांगरो डांडा, ग्यावा डांडा, टिटाड़ा डांडा, श्यामधार, झुलका डांडा, नागथा, टिकरनाथ, बानीथा, जखोर सणिया समेत कालसी तहसील के 32 और चक्राता के 8 गाँव को इसमें शामिल किया जाएगा। नेता रामशरण नौटियाल ने बताया कि टाउनशिप बनने से क्षेत्र के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। वहीं पर्यटन को बढ़ावा मिलने से स्वरोजगार के अवसर भी सर्जित होंगे। साथ ही उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार पर भी आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने हमेशा इस क्षेत्र की अनदेखी की, लिहाजा आज भी चक्राता में कोई विकास नहीं हुआ है, न ही विकास के नाम पर कोई बड़ी योजना है। इसमें कुछ ये हुआ है कि यदि आप इसकी पत्रावली देखेंगे तो इसमें कोई दूसरा नाम ही नहीं आता है। कुछ इस तरह की खींचतान हो गई कि नौटियाल करवा रहे हैं तो ये जो है नहीं होना चाहिए, ऐसा ही राजनीतिक अनिच्छा हुई और स्थानीय लीडर्स ने एक तरह से इसका दबी जुबान में विरोध किया, होने नहीं दिया। देखिए, मेरे 5 साल में जिला पंचायत अध्यक्ष रहा, जो पहले टाउनशिप का प्रस्ताव था उसमें उस प्रस्ताव को आप देखेंगे, उसमें जिला पंचायत अध्यक्ष एक सदस्य है। तो मेरा कार्यकाल 2002 में पूरा हुआ। 2002 से और अभी तक जौनसार बावर के ही जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। उनसे भी पूछना चाहिए कि भाई आप इस प्राधिकरण में रहे हैं सदस्य, तो आपने कोई मीटिंग की, यहाँ कुछ करा, कुछ नहीं किया है। तो आप उनसे पूछिए कि आपने इसके लिए क्या किया, या हमें कह देते कि ये बहुत अनुपयोगी योजना है, ऐसा कह देते तो हम उनकी स्वीकार कर लेते।
ना करने देते, ना करते हैं, ना कुछ बोलते हैं, बस चुपचाप जो है वो करते रहते हैं। तो ये आपको पूछना चाहिए सभी से, जो वहाँ सूरमा हैं बड़े बड़े, हम तो बहुत छोटे हैं कार्यकर्ता, उनसे पूछना चाहिए कि बड़ी बड़ी घोषणाएं, बड़ी बड़ी बातें वहाँ होती है। और अब तो आज़ादी हुए भी 75 साल हो गए, तो कोई एक योजना ऐसी बता दें वहाँ के जो ये चुन कर के आते हैं, एक योजना उनसे पूछे, कोई एक योजना ऐसी बता दीजिए कि आपने इस क्षेत्र के नाम पे की है। जैसा ये नवीन चक्राता टाउनशिप है, तो अब ये दिखाई पड़ेगा कि शहर बसेगा जौनसार बावर के बीच में। वहाँ कोई नगर पालिका नहीं है पूरे विधानसभा क्षेत्र में, वहाँ कोई टाउन एरिया नहीं है, जो ग्राम सभाएं हैं या 2 ब्लॉक हैं, बाकी कुछ नहीं। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने प्रेस वार्ता करते हुए यौन शोषण के खिलाफ घिरे सांसद बृजभूषण पर कोई कार्रवाई न होने पर सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बृजभूषण सिंह के खिलाफ शोषण केस में सरकार कोई कार्रवाई करने से बच रही है और शांतिपूर्वक ढंग से किए जा रहे आंदोलन में सरकार ने महिला पहलवानों को जबरन घसीटने का काम किया है। ज्योति रौतेला का कहना है कि सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ महिला खिलाड़ियों की ओर से लगाए गए आरोपों के बावजूद सरकार उन्हें बचाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत महिला खिलाड़ियों की मांगों को सरकार सुनने को तैयार नहीं है। जिन महिलाओं ने मेडल लाकर देश का नाम रोशन करने का काम किया, उन पर सरकार ने 24 घंटे के भीतर कार्रवाई कर दी, लेकिन बृजभूषण सिंह पर कोई केस दर्ज नहीं हुआ। ऐसे में महिला कांग्रेस ने सरकार को 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है और कहा है कि 5 दिन के भीतर सरकार सांसद बृजभूषण के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती तो महिला कांग्रेस मुख्यमंत्री आवास और प्रधानमंत्री आवास का घेराव करेगी। लोग हर तरीके से जो महिला पहलवान है उनके साथ है, और अगर सरकार इस पे कोई कार्रवाई नहीं करती, अभी इनको जो इन लोगों ने नरेश सकेत जी ने जो टाइम दे रखा, अगर इस पे कोई कार्रवाई नहीं होगी तो महिला कांग्रेस पूरे प्रदेशों में मुख्यमंत्री आवास का घेराव और जो दिल्ली में है प्रधानमंत्री आवास का घेराव करेंगे। उनसे सवाल करेंगे कि ऐसा क्या है कि जब जो लड़कियां देश के लिए मेडल जीत के ला रही है तब प्रधानमंत्री उसको अपने यहाँ डिनर पे बुला रहे हैं, लेकिन जब वो अपने ऊपर एक शोषण का आरोप लगाती है तब उस पर कोई केस नहीं करते हैं। खबर पिथौरागढ़ के मुनस्यारी से है, जहां स्थानांतरण के बाद भी बच्चों को पढ़ाने के लिए खंड शिक्षा अधिकारी विनोद सिंह मटोड़ा पहुंचे। विकासखंड मुनस्यारी में पिछले 1 वर्ष से कार्यरत खंड शिक्षा अधिकारी विनोद सिंह मटोड़ा ने स्थानांतरण के बाद भी बच्चों को पढ़ाना नहीं छोड़ा। मुनस्यारी में प्रभार ग्रहण करने के बाद वो लगातार बच्चों के बीच में रहे और अपने कड़े फैसलों को लेकर वो काफी चर्चित भी रहे। इसी कारण उनकी चारों तरफ वाहवाही भी रही, लेकिन उनका तबादला हो गया। उनकी विदाई की खबर सुनकर बच्चे भी रो पड़े। मटोड़ा ने कहा कि जिंदगी में सफल होना है तो अभी भी नकारात्मक नहीं सोचना होगा और हमें लगातार मेहनत करते रहना चाहिए। अब खबर पिथौरागढ़ जिले के सीमांत विकासखंड मुनस्यारी से है, जहां गंगा के ग्रामीणों ने जिला अधिकारी रीना जोशी से कहा कि हम आपदा में 4 महीने गांव में ही कैद रहते हैं, न कोई गांव से बाहर जा सकता है, न कोई गांव में प्रवेश कर सकता है। इन शब्दों को सुनकर डीएम भी चौंक गई। उत्तराखंड में ग्राम पंचायत टांगा पहला गाँव है जहाँ आपदा के कारण 1100 की आबादी 4 महीने कैद रहती है। चीन सीमा क्षेत्र से लगे विकासखंड मुनस्यारी के ग्राम पंचायत टांगा में वर्ष 2018 में आई भीषण आपदा के कारण टांगा को जोड़ने वाला पैदल पुलिया बह गई और पैदल पुलिया बहने के बाद ग्रामीण निर्माण विभाग डीडी हाट ने 2 गरारी बनाई। रखरखाव और मरम्मत के अभाव में ट्रॉली से बरसात के समय आर पार जाना जानलेवा साबित हो सकता है। गरारी से दर्जनों ग्रामीण बार बार चोटिल भी हो गए। मोटर पुलिया का निर्माण लोक निर्माण विभाग डीडी हाट द्वारा 7 सालों बाद भी नहीं किया गया। जिला पंचायत सदस्य जगत मरतोलिया और टांगा की ग्राम प्रधान सुनीता परिहार के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल 5 किलोमीटर पैदल चलकर कुल 115 किलोमीटर की दूरी तय कर डीएम से उन्होंने मुलाकात की। ग्रामीणों ने जब जिलाधिकारी रीना जोशी से कहा कि मैडम हम 4 महीने गाँव में कैद रहते हैं, अपना दुखड़ा सुनाते हुए बताया कि 2018 की आपदा में पुलिया बह गई थी, लेकिन उसके बाद आज भी नहीं बन पाई है। पहले प्राथमिक विद्यालय दानीबगड़ में 2 शिक्षक थे। बरसात के समय सेरागार्ड में दोनों साइटों में एक शिक्षक पढ़ाते थे। बच्चों तथा दोनों शिक्षकों का मिलन भी 4 महीने बाद होता था। ग्रामीणों ने बताया कि इस बार तो एक ही शिक्षक है। बरसात के समय एक शिक्षक किस साइड से बच्चों को पढ़ाएगा, ये बड़ी समस्या बनी हुई है। डीएम ने इस पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए तत्काल मोटर पुलिया निर्माण की बात कही है। उत्तराखंड की जनता आज खनन माफियाओं से खासी परेशान है। अब उत्तर प्रदेश के खनन माफिया बेखौफ होकर यहां खनन कर रहे हैं। मामला काशीपुर तहसील और ITI थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहां आरोप है कि खनन माफिया सारे यूपी के हैं, जहां वाटर पंप लगाकर पूरी रात खनन चलता है और पूरी रात सारे गांव में से अवैध खनन की गाड़ियां निकलती हैं, जिससे गांव में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने बताया कि न उनके SDM सुनते हैं, न कोई नेता। वो करें तो क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। खबर भीमताल से है, जहां भीमताल विधानसभा के ओखल कांडा से आए ग्रामीणों ने क्षेत्र में हुए निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जांच कराए जाने की मांग की है। समाज सेवी हरीश पनेरू के नेतृत्व में आए भीमताल के ग्रामीणों ने कहा कि ग्राम सभा बडौन में निर्माण कार्यों में भारी भ्रष्टाचार हुआ है, जिसमें सरकारी अधिकारी और कर्मचारी भी संलिप्त हैं। लिहाजा निर्माण कार्यों में हुए भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जाँच की जाए। उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया और उसके साथ ही चेतावनी भी दी है कि यदि जल्द इस मामले में कार्रवाई नहीं हुई तो ग्रामीण निर्माण कार्यों में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ आमरण अनशन करेंगे। वहीं जिलाधिकारी वंदना सिंह का कहना है कि ग्राम पंचायत में अनियमितताओं की शिकायतें मिली हैं, जिस पर जांच कर जल्द ही कार्रवाई के आदेश दिए जाएंगे। आज काफ़ी सारी समस्याएं जनता के माध्यम से सामने आई हैं, जिसमें ओखल कांडा का भी एक मैटर आया है, जिसमें
कुछ ग्राम पंचायत में जो कार्य हुए हैं उनमें अनियमितता की शिकायतें लोग लेकर आए थे, तो मैंने डीपीआरओ को पर्सनली उसमें जाकर जांच करने के निर्देश दिए हैं। पूर्व में भी वो मैटर सामने आ चुका है और उसमें शायद एक जांच पहले भी हुई है, उसकी रिपोर्ट लेकिन इस कार्यालय को उपलब्ध नहीं है। तो डीपीआरओ को ये निर्देश दिया गया है कि वो खुद जाएंगे मौके पर और मौके पर जो काम हुए हैं उनको भी देखेंगे, रिकॉर्ड भी देखेंगे, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं उनमें कितनी सत्यता है उसकी एक रिपोर्ट बनाकर भेजेंगे। यदि आरोप सही पाए जाते हैं, जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई करेंगे। देखिए, भीमताल विधानसभा के अंतर्गत ओखलकाटा में ग्राम पंचायत बड़ौन के ये हमारे बीडीसी सदस्य तमामी ग्रामीण आए हैं। ये पिछले 4 महीने से सीडीओ साहब से, जिला अधिकारी जी से जो पूर्व के रहे उनसे और डीपीआरओ से ये गुहार कर चुके हैं कि 100% पुख्ता प्रमाण दे चुके हैं कि फर्जी दस्तावेज है और पेमेंट में धोखाधड़ी हुई है, काम 1 रुपये का नहीं हुआ है और पूरी विधानसभा में इस तरह से भ्रष्टाचार के मुद्दे सामने आ रहे हैं। तो लगातार हम संघर्ष हैं, लेकिन सत्ता के दबाव में सत्ता से जुड़े हुए लोग इन मुद्दों को दबा रहे हैं और भ्रष्टाचार को पनाह दे रहे हैं। और निश्चित रूप से जो क्लास 1 अधिकारी हैं, डीपीआरओ हैं या उनके अधीनस्थ जो भी हैं, उन्होंने इसमें बड़े स्तर पर पूरे विकासखंड में भ्रष्टाचार किया है। निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए और आज हम जिलाधिकारी से मिल रहे हैं। अगर इस पर जांच नहीं होती है तो विकास भवन भीमताल में ये सारी ग्रामीण जन आंदोलन कर वहीं पर आमरण अनशन पर बैठेंगे, क्योंकि हमको भ्रष्टाचार के दोषियों को सजा दिलानी। अब खबर उधम सिंह नगर के दिनेशपुर से है, जहां दुकानदारों में उस वक्त हड़कंप मच गया जब प्रशासन द्वारा अतिक्रमण किए गए दुकानों को खाली करने के लिए कहा गया। वहीं दुकानदार रात से ही अपने सामान को खाली करते हुए दिखाई दिए। वहीं सुबह होते ही दिनेशपुर ITI ग्राउंड की दीवार से लगी कुछ स्थायी अतिक्रमण दुकानों को हटाया गया। उन्हें स्थायी रूप से अतिक्रमण न करने की चेतावनी दी गई। बाकी दुकानदारों को चेतावनी देते हुए अतिक्रमण किए गए दुकानों को खाली करने को कहा गया। वहीं व्यापारियों की माने तो उनके प्रतिष्ठान को लगभग 2 दशक से ज्यादा समय हो चुका है और उनकी गुजर बसर का साधन भी यही दुकान है और प्रशासन से मांग की है कि उन्हें दूसरी जगह स्थापित किया जाए। वहीं प्रशासन की माने तो उत्तराखंड सरकार के आदेश के मुताबिक एक लेटर जारी कर विभागों के भूमि से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी सरोज गौतम ने कहा कि अभी अतिक्रमण कब्जा मुक्त को लेकर अभियान पूरे नगर में चलाया जाएगा। ये शासन का एक मतलब चीज़ जारी हुआ है, जिसमें कि एक लेटर जारी हुआ है जिसमें कहा गया कि सभी सरकारी विभाग, चाहे वो कोई भी विभाग हो, उनकी जो अपनी संपत्ति है उस पर लोगों ने जो अतिक्रमण कर रखा है, चाहे वो सिंचाई विभाग की हो, चाहे PWD की हो, चाहे ITI की, जितने भी हैं उनमें सब में, चाहे हमारी नगर पंचायत की हो, चाहे किसी में भी लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, उसको उस पर कब्जा कर रखा है, तो उन सबको कब्जा मुक्त करना, अतिक्रमण मुक्त करना है। इसी के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत हमने अपने नगर क्षेत्र के अंतर्गत लोगों को अनाउंस भी करा दिया है और मतलब सीधे जाके उनसे बोला भी है कि आप लोग अपना ये अतिक्रमण जो भी आपने कर रखा पीछे कर लो। इसके अलावा अभी हम लोग उनको नोटिस भी देने वाले हैं। इसके बाद हम उन्हें हटा देंगे, हटाने की क्रिया चलेगी, जिसमें कि हम भी रहेंगे, तहसीलदार, SDM मैम, पुलिस प्रशासन, सभी लोग हमारे साथ में रख के संयुक्त अभियान चलाकर उसको हटाया जाएगा। ये तो हम तो बहुत साल से है और ये सामने जैसे इनको किसी का 2 साल हुआ, किसी का 3 साल हुआ, कोरोना के बाद कहाँ जाएगा ये लोग? तो आप ही अरे हमें हटे तो कहाँ जाए, हट के हमें भी तो व्यवस्था दे ये लोग सरकार। हम लोगों को तो कोई व्यवस्था दे के फिर हमें हटाए। काटा हमें चालान कितने? हमें लिया, पहले लिया 100 रुपया, 250 रुपया। PWD ने काटा? अरे पुलिस विभाग आया, तो पुलिस ये तुम सरकारी जगह में बैठो, ये खाली करो। अभी तक की खबरों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ TV। तब तक के लिए नमस्कार।